सर सुनाई नहीं दे रहा। अब सुनाई दे रहा है? यस सर। तो जो कॉन्स्टिपेशन था डिसऑर्डर, ठीक है, कहाँ पे? पिछला वाला चैप्टर इससे, डाइजेस्टिव सिस्टम। वहां पे पुरानी वाली एनसीईआरटी में कॉलन लिखा हुआ है, नई में रेक्टम लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे अगर आप सर्च करोगे तो कॉलन एंड रेक्टम दोनों, ठीक है, बट स्टिल आप रेक्टम को थोड़ा सा जो है प्रेफरेंस दे सकते हो। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर कॉलन एंड रेक्टम दोनों आ जाते हैं, दोनों आ जाते हैं तो आप इसको प्रेफर, मतलब आप ये मान के चलना कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में जितने डिसऑर्डर दिए हैं उनमें से एक तो श्योर ही आना है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आपका, मतलब आप कर सकते हो कि एक 2 पेज का चार्ट बना लो, वहां पे जितने भी 6-7 चैप्टर हैं उनके सबके डिसऑर्डर कॉपी कर लो, तो एक आपका क्वेश्चन पक्का, ठीक है। तो ध्यान में रखना ये चेंज हो गया है, यहाँ पे रेक्टम है, पहले कॉलन हुआ करता था। मेरा भी दिमाग से कल निकल गया था, फिर मैं जब क्लास छोड़ के गया तो मुझे लगा नहीं नहीं, वहां तो रेक्टम लिखा हुआ है नई वाली एनसीईआरटी में, ठीक है। एक्चुअली मेरे पास भी जो एनसीईआरटी है वो ओल्ड हो चुकी है। अब कौन बार बार खरीदे नया एनसीईआरटी? ऐसा नहीं है। चलो आ जाओ, मैकेनिज्म ऑफ मसल कंट्रैक्शन पे आते हैं। इसको जो मैकेनिज्म है ये एक्सप्लेन की गई है किससे? स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। और ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी है इसको किसने दिया? प्रपोज्ड बाय हक्सले एंड हैंसन, ठीक है। अब आते हैं स्टेप्स। इस मैकेनिज्म में या मसल कंट्रैक्शन के दौरान कितने स्टेप इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तो आपका क्या होगा? स्टिमुलेशन ऑफ मसल बाय बाय हटा लो, यहाँ पे मसल बाया सिग्नल सेंट बाय सीएनएस। सीएनएस से जो सिग्नल आएगा वो क्या करेगा? मसल को स्टिमुलेट कर देगा, ठीक है, मसल को स्टिमुलेट कर देगा। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या होगा कि जब मसल स्टिमुलेट हो रही है तो क्या हुआ होगा? देखो मोटर न्यूरॉन जो है, मोटर न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की है, वो मसल के पास इस तरह से कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। सपोज सेंट बाय, अरे अब तक तो समझ जाना चाहिए मेरी राइटिंग को कि इतना अच्छा नहीं है। अब तक समझ जाना चाहिए, पर इतना, मतलब इतना ऐसा भी नहीं लिखा होता कि समझ ना आए। वो कई बार बहुत तेजी लिख देता हूँ, वो बात अलग है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये सपोज कर लो स्केलेटल मसल है आपकी, ठीक है। और यहाँ पे जो मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन यहाँ से इस तरह से अटैच हो रही है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अटैच हो रही है। तो ये जो मसल की सेल मेम्ब्रेन है, और साथ में ये जो न्यूरॉन्स का क्या है? टर्मिनल एंड बल्ब, एक्सॉन टर्मिनल एंड बल्ब, ये दोनों मिला के कौन सा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं? मोटर एंड प्लेट और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो यहां पे भरी हुई है क्या? वेसिकल्स, ठीक है। और इन वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ही यहां से बाहर निकलता है, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ये बीच वाले एरिया में निकलता है,
ये बेसिकली एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देता है। ठीक है, कहां पे? इसकी सेल मेम्ब्रेन में एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। जैसे ही यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, इसके अंदर कौन सी ये स्ट्रक्चर है? एसीआर। इनमें क्या भरा हुआ था? कैल्शियम आयन। तो ये कैल्शियम आयन इससे बाहर निकलेगा, और जो ट्रोपोनिन है जिसने एक्टिव साइट को बाइंड कर रखा हुआ है एक्टिन की, उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, उसको बाहर निकाल देगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा, क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। नहीं समझ में आ रहा है क्या? नहीं, तुम्हारा चेहरा देख के कुछ ऐसा लग रहा है तुमको कहीं पे कुछ डाउट हो रहा है। बताओ। अच्छा बात है, फिर चेहरा जो है ना, थोड़ा सा टेंशन वाला मत रखो। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे, ठीक है, लिख लेना बाद में, तुम लिखाता हूँ, रुको। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि सिग्नल आया सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ठीक है, उसने मसल सेल को क्या कर दिया? स्टिमुलेट कर दिया, उसको एक्साइटेड स्टेज पे, रेस्टिंग स्टेज से कहां ले आया? एक्साइटेड स्टेज। ठीक है, जैसे एक्साइटेड स्टेज आई, अंदर क्या स्टार्ट हो गया? सिक्रीशन किसका? कैल्शियम का। ठीक है, मतलब यहां से बाहर कैल्शियम आयन आया, और इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? सार्कोप्लाज्म। जो साइटोप्लाज्म है स्केलेटल मसल का, उसको किस नाम से जाना जाता है? सार्कोप्लाज्म। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही कैल्शियम आयन बाहर निकल के आएगा एक्टिव साइट से, एक्टिन की जो एक्टिव साइट है वहां से क्या निकाल के बाहर कर देगा? ट्रोपोनिन को। मतलब कि अब जो एक्टिव साइट्स हैं, ये सपोज कर लो आपका क्या है? एक्टिन है। ठीक है, तो ये फ्री है। ठीक है, और ये फ्री है, तो इनके साथ में जो आपका बीच में मायोसिन है, उसका उसका जो हेड है, वो जाके यहाँ पे क्या स्टैब्लिश करेगा? क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में मैंने कल बताया था कि क्या खर्च होता है? एटीपी। एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है। तो ये जो फॉर्मेशन है हुआ है क्रॉस ब्रिज का, ये किसकी हेल्प से? चलो आ जाओ। तो फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस, इस तरह से लिख लो बच्चे, ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस। एटीपी हाइड्रोलिसिस। अब एक बार हाइड्रोलिसिस एटीपी की हो गई, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया, तीसरा स्टेप बताओ। पढ़ चुके हो इसीलिए तो मैं बार बार पूछ रहा हूं। पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक क्या करेगा? जो आपका एक्टिन है, ठीक है, पावर स्ट्रोक क्या करा देगा? जो एक्टिन है उसको स्लाइड करा देगा। किसके ऊपर? मायोसिन मॉलिक्यूल के ऊपर। किसकी तरफ? ध्यान दो, ये आपका जो है मायोसिन था, ये आपका मायोसिन था, इस तरह से आपके एक्टिन फिलामेंट थे, ये आपकी जेड लाइन थी। यही सिचुएशन तो थी। अब जब जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, तो ये अंदर की तरफ ले जाएगा, और अंदर की तरफ आपका क्या, कौन सा बैंड प्रेजेंट है? ए बैंड। ठीक है, तो बेसिकली अंदर की तरफ, ए बैंड की तरफ। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्लाइडिंग हो रही है एक्टिन फिलामेंट की, वो किसकी तरफ हो रही है? ठीक है, टुवर्ड्स ए बैंड। ठीक है, स्लाइडिंग अंदर की तरफ होगी, तभी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। सार्कोमेर की लेंथ क्या होगी? घटेगी। सार्कोमेर की लेंथ घटेगी, मतलब कॉन्ट्रैक्शन या जो स्लाइडिंग है एक्टिन फिलामेंट का, वो अंदर की तरफ है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट है पावर स्ट्रोक। और पावर स्ट्रोक क्या कर रहा है?
वैसे यहाँ पे ए बैंड की जगह पे एक और चीज लिख सकते हो क्या, एच जोन। ठीक है, एच जोन भी लिख सकते हो यहाँ पे, और लिख दो और एच जोन। तो पावर स्ट्रोक हो गया, मतलब उसका जो काम करना था उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्शन करवा दिया। ये पावर स्ट्रोक से अल्टीमेटली क्या हुआ है, अल्टीमेटली क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सार्कोमियर, सार्कोमियर का कॉन्ट्रैक्शन। नाउ फोर्थ, लास्ट में क्या होगा, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। ठीक है, जो क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हुआ है उसकी होगी ब्रेकिंग। अब देखो ये जो 4 स्टेप मैंने लिखाए हैं ये क्या होते रहेंगे, बार बार रिपीट करते रहेंगे। ठीक है, ये चारों स्टेप बार बार रिपीट करते रहेंगे। कब तक रिपीट करते रहेंगे, जब तक कि ये जो कैल्शियम आयन बाहर निकल के सार्कोप्लाज्म में आया था ये वापस से कहां नहीं चला जाता, एससीआर में। ठीक है, एससीआर में जब तक ये वापस से नहीं चला जाता है तब तक ये बेसिकली ये चारों स्टेप बार बार अपने आप को क्या करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे। तो अल्टीमेटली जो आपकी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है यही 4 स्टेप। अब कुछ कुछ चीजें मुझे चूंकि लिखानी है तो वो मैं जरूर लिखा दूंगा, बट ये मान के चलना कि जो तुम्हारा क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इसी चीज से। ठीक है, कुछ चीजें और वो कर लेते हैं, मैं इरेज करूंगा जरा सा। आप अगर एनसीईआरटी में देखोगे तो एनसीईआरटी में भी यही 4 पॉइंट लिखे हुए हैं, पर वो पिक्चर में लिखे हैं, उन्होंने थियोरी पार्ट में नहीं है, पिक्चर पे बना के दिखाया हुआ है। पढ़ी है एनसीईआरटी किसी ने? नहीं, इतना पीछे क्यों चलते हो तुम लोग, थोड़ा सा पैरेलल में चलो। इवन बेटर तो तब होगा जब, पर यह है कि आप लोग इतना मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हो। लेक्चर से पहले अगर एक बार रीडिंग मारते हो तो लेक्चर पढ़ने का आनंद ही अलग होगा। आनंद को यहाँ आके पे क्या बोलते हैं बांग्ला में, आनंद ही बोलते हैं। अब ये मत सोच लेना किसी लड़के का नाम बुलाया जा रहा है। ठीक है, वैसे एक मूवी थी बहुत पुरानी, आनंद, देखी है? नहीं देखी? किसने देखी है? अच्छा, बस एक बच्चे ने। चलो आ जाओ। तो मैं जरा सा आपको बताता हूँ, एक पिक्चर बना लो बच्चे आप, ये अगर लिख गया हो तो एक पिक्चर बना लो। अच्छा, ये लिखा हुआ है फिल्ड विद न्यूरो ट्रांसमीटर, मेरे पास स्पेस नहीं था तो मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया है।
न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आर, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा, ठीक है, ये पूरा जो है ये न्यूरॉन का पार्ट है, ये मसल्स की सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसको सार्कोलोमा बोलते हो। तो इनका जो जंक्शन होगा, उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आर मोटर एंड प्लेट बोलो, ठीक है, मोटर एंड प्लेट। तो जैसे ही बेसिकली जो है यहाँ से आपका क्या निकलना स्टार्ट होगा, ये वेसिकल्स फ्यूज करेगी इसके साथ में। ये सारा चीज मुझे नर्वस सिस्टम में पढ़ाना है, मैं अभी जस्ट बता दे रहा हूं कि ये वेसिकल्स फ्यूज करेगी इसके साथ में, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ में, ठीक है। तो वो क्या होगा, उसके साथ जो है क्या कहते हैं, वो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे सार्कोलेमा में, ठीक है। वो रिसेप्टर के साथ न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करेगा और ये पूरी की पूरी मेम्ब्रेन में क्या कर देगा, एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड करा देगा। जैसे ही यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड करेगा, इसके अंदर जो SCR है वहां से कैल्शियम रिलीज होके बाहर आएगा और वो ट्रोपोनिन को बाइंड कर लेगा अपने साथ, जिससे कि एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन क्या हो जाएगी, अनमास्क हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। और जैसे ही वो ओपन होगी, सेकंड स्टेप तुरंत हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज। और क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में कौन हेल्प करेगा, उसका ATP हाइड्रोलिसिस उसकी हेल्प करेगी, ठीक है। जैसे ही क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो गया ATP की हाइड्रोलिसिस से, तो तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, पावर स्ट्रोक, ठीक है। उसमें भी बेसिकली कौन हेल्प कर रहा है, पावर स्ट्रोक में भी क्या कौन हेल्प कर रहा है, एनर्जी तो चाहिए ना, ठीक है, एनर्जी तो चाहिए। तो उसमें भी बेसिकली ATP हाइड्रोलिसिस होगी। मैंने कल ही बताया था कि जो ATP है, ATP का कुछ पार्ट जो है आपके क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन में जाएगा, कुछ पार्ट आपका पावर स्ट्रोक जनरेशन में जाएगा और कुछ पार्ट बेसिकली क्रॉस ब्रिज को ब्रेक कराने में जाएगा, ठीक है, कुछ पार्ट क्रॉस ब्रिज को ब्रेक कराने में जाएगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि ये जो सारे के सारे स्टेप हैं वो क्या है, एनर्जी कंज्यूमिंग स्टेप है, ठीक है, ये सब के सब एनर्जी कंज्यूम करेंगे। तो जैसे ही पावर स्ट्रोक होगा, वो बेसिकली थिन फिलामेंट या एक्टिन फिलामेंट को अंदर की तरफ जो है क्या कर देगा, अंदर की तरफ ले जाएगा, टुवर्ड्स ए बैंड या H जोन की तरफ, ठीक है। उसका रिजल्ट क्या होगा कि सार्कोमियर का कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। और जैसे ही सार्कोमियर का कॉन्ट्रैक्शन हो चुका होगा, अब क्या होगा, क्रॉस ब्रिज ब्रेक करेगा ताकि नए हेड जो है किसके साथ अटैच हो सके, एक्टिन के एक्टिव साइट के साथ नए हेड अटैच हो सके, ठीक है। और जब नए हेड अटैच होंगे तो फिर से यही प्रोसेस बार बार रिपीट होगी, ठीक है, फिर से यही प्रोसेस आपकी बार बार रिपीट होगी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी जो मुझको बताना था, क्योंकि ये एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आर मोटर एंड प्लेट, ठीक है। तो मोटर एंड प्लेट क्या है, बेसिकली ये दोनों का जंक्शन है, ठीक है, जिसमें आपकी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन प्लस ये जो मसल की मेम्ब्रेन है सार्कोलेमा है, वो दोनों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो उसका गैप है वो भी उसके अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है। तो अब एक चीज मैं और लिखा देता हूं कि ये जो 4 स्टेप्स हैं ये आपके रिपीट होते रहेंगे टिल, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं पूछ सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में कोई दिक्कत होगी, कि है किसी को, पूछ लूं क्वेश्चन, ठीक है। all four steps repeated till the calcium ion return back to the, कहां पे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। वैसे इसको SER मत पढ़ना क्योंकि SER नहीं है ये, ठीक है, हाँ वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। वैसे ये है एक टाइप की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये एक्चुअली क्या है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, ठीक है। बट यहाँ पे इसको SER इस तरह से नहीं बोल सकते, थोड़ा स्पेसिफिक SER है, ठीक है, जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये स्मूथ ER ही, क्योंकि आपको पता है क्या कि जो आपकी रफ ER होती है वो किस चीज में इन्वॉल्व होती है, प्रोटीन सिंथेसिस में। ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर रही है। ये जो लास्ट वाला स्टेप लिखा हुआ है, ये मान के चलना है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक नहीं पूछा गया है, पूछ सकता है कि ये जो आपके मसल कंट्रैक्शन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ये कब तक चलेंगे,
ठीक है, जब तक कि कैल्शियम आयन वापस से आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेज नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया मसल कंट्रैक्शन के स्टेप्स। अब एक और चीज पढ़ते हैं, मसल फाइबर की बात कर रहे हैं या मसल सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मसल फाइबर आपको दो टाइप के देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? व्हाइट मसल फाइबर और रेड मसल फाइबर। रेड मसल फाइबर, क्या डिफरेंस है दोनों में? जो व्हाइट मसल फाइबर हैं, यहां पे आपका मायोग्लोबिन क्या होता है, या तो अब्सेंट होगा या तो बहुत कम प्रेजेंट होगा। ठीक है, मैं लिखा जरूर दे रहा हूं अब्सेंट पर, यह भी अगर आता है कि बहुत कम है, ठीक है, लिख ही दो, और वेरी लेस। ठीक है, बहुत कम। और जो रेड मसल फाइबर है उनका कलर ही रेड इस वजह से है क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है, मायोग्लोबिन प्रेजेंट। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो रेड मसल फाइबर्स हैं उनका कलर रेड क्यों है। ठीक है, आपके ब्लड का कलर रेड क्यों है? हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, अच्छा हीमोग्लोबिन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो रेड है? क्यों से? नहीं सुन, हाँ आयरन बोल रहे हो ना, सही है, एग्जैक्टली तुम चीज पकड़ पा रहे हो। ठीक है, वैसे तो कई बार पोरफायरिन बोल देते हैं। ठीक है, पोरफायरिन, जो अंदर की जो चेन है उसको पोरफायरिन बोलते हैं। ठीक है, या आप हीम बोल सकते हो, बेसिकली हीम ही पोरफायरिन का बना हुआ है, तो कई बार ये बोलते हैं, पर वो एक्चुअली किसकी वजह से है? Fe प्लस की वजह से। कभी एप्पल को जो है काटना, कुछ देर के लिए छोड़ देना एयर पे, वो कैसा हो जाएगा आपका? रेडिश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें आयरन का कंटेंट काफी ज्यादा होता है। ठीक है, वो आयरन क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज करता है तो उसका चेंज कलर जो है वो रेडिश होने लगता है। एक चीज तो ये हो गई। अब एक और ध्यान में रखना कि चूंकि मायोग्लोबिन का जो फंक्शन है, नोट डाल के कहीं पे लिख लो, जो मायोग्लोबिन का फंक्शन है, सीधे लिख दो मायोग्लोबिन, यहाँ पे मायोग्लोबिन वो क्या करता है, स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, या ऑक्सीजन स्टोरेज का काम करता है। जो आपका हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड करता है, और ये क्या करता है, स्टोरेज करता है। अगर मैं थोड़ा सा बोल दूं कि ये जो बाइंडिंग है, ठीक है, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ में या मायोग्लोबिन के साथ में, कैसी बाइंडिंग है? मैं लिखा चुका, नहीं लिखाया? अच्छा लिखाऊंगा मैं बता देता हूं। ये बाइंडिंग आपकी है रिवर्सिबल बाइंडिंग। रिवर्सिबल बाइंडिंग का मतलब क्या है कि कंपटेटिव होगा, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, मतलब बाइंड भी कर जाएगा और छोड़ भी देगा, बाइंड भी कर जाएगा छोड़ भी देगा। मतलब कहने का कि बेसिकली हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन का अपना जो इनके साथ में या ऑक्सीजन या CO2 है, उनके लिए एक एफिनिटी, उनके लिए क्या है, एफिनिटी। ठीक है, एफिनिटी कुछ नहीं है, एक अट्रैक्शन को बोल रहे हैं, अगर आप देख लो। ठीक है, तो ये एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए किस में ज्यादा होगी, मायोग्लोबिन में ज्यादा होगी कि हीमोग्लोबिन में ज्यादा होगी? एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन मायोग्लोबिन में ज्यादा होगी। क्यों? पढ़ा हुआ है इस वजह से या क्यों? अरे सिंपल सी बात है, अगर उसमें एफिनिटी ज्यादा नहीं होगी तो वो स्टोर नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो जब ज्यादा तेज से पकड़ के रखेगा वो तभी स्टोर कर सकता है। जो आपका हीमोग्लोबिन है उसको, उसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट करना। अगर उसके लिए, उसकी जो है ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी ज्यादा होगी तो एक जगह से उसको पिक करना है, दूसरी जगह छोड़ना, वो इतना इजी से छोड़ेगा नहीं। तो वहां पे एफिनिटी कम होना चाहिए, और यहाँ पे चूंकि इसका काम है कि स्टोर करना, अपने साथ पकड़ के रखना, तो वो बेसिकली मायोग्लोबिन की एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे रेड मसल फाइबर में खूब सारा क्या प्रेजेंट होगा,
ऑक्सीजन एबंडेंटली प्रेजेंट होगा। और अगर ऑक्सीजन एबंडेंटली प्रेजेंट है तो रिस्पायरेशन, जो सेलुलर रिस्पायरेशन है वो कैसा होगा, यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन। तो रेड मसल फाइबर में जो रिस्पायरेशन है वो कैसा होगा, नीचे लिखना आप, मोस्टली एरोबिक रिस्पायरेशन होगा। और जो व्हाइट मसल फाइबर है, व्हाइट मसल फाइबर में चूंकि मायोग्लोबिन कम है, ऑक्सीजन कम टाइम के लिए होगा, तो यहां पे एक लिमिट के बाद ऑक्सीजन जो रिस्पायरेशन होगा वो कौन सा होगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है। और अगर एनारोबिक रिस्पायरेशन हुआ तो क्या प्रोड्यूस होगा, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड अगर प्रोड्यूस हुआ तो आप देखते हो कई बार आप अगर ज्यादा वॉकिंग करते हो तो आपके पैरों पे दर्द होना स्टार्ट करता है। ठीक है। वो पैरों में दर्द किस लिए होता है, एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड के चलते। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, पूछ सकता है आपसे कि कौन सी मसल फाइबर है बेसिकली जहां पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन बहुत इजी या अबंडेंटली होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि एनारोबिक रिस्पायरेशन है, यहीं पे एनारोबिक रिस्पायरेशन के ही साथ में लिख दो कि ये प्रोड्यूस करेंगे लैक्टिक एसिड, ये प्रोड्यूस करेंगे लैक्टिक एसिड। बाकी एरोबिक रेस्पिरेशन को तो आपको पता ही है, CO2H2 वगैरह प्रोड्यूस होगा CO2 के फॉर्म में। ठीक है। तो ये कुछ स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं कि मसल फाइबर आपके व्हाइट मसल फाइबर और रेड मसल फाइबर। ठीक है। रेड मसल फाइबर में मायोग्लोबिन अबंडेंटली प्रेजेंट होगा, रेस्पिरेशन कैसा होगा, एरोबिक होगा। व्हाइट मसल फाइबर में चूंकि मायोग्लोबिन कम है तो आपका जो है स्टोरेज ऑक्सीजन का ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पे जैसे ही एक क्रिटिकल कंडीशन, एक थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुई, ये तुरंत यहाँ पे ऑक्सीजन डिफिशिएंट होगी और ये तुरंत किस पे शिफ्ट हो जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में शिफ्ट हो जाएगा और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपके कुछ चीजें मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, एक और चीज बताओ मुझे कि माइटोकॉन्ड्रिया का अबंडेंस किसमें ज्यादा होगा। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, लिख दो यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया ये अबंडेंटली प्रेजेंट होंगी कहां पे, या हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया लिख सकते हो, और यहां पे आपके लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, यहां पे आपके लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे। तो फिलहाल हमारा ये पार्ट मसल जो आपका था, मस्कुलर सिस्टम पूरा का पूरा मैंने फिनिश कर दिया है। ठीक है। अब हम चलेंगे कहां पे, बोन्स पे। ठीक है। बोन्स पे चलना। तो मेरे पास टाइम अभी कितना है, 12:21 हुआ है। चलो बढ़ते हैं आगे। कुछ छूट तो नहीं रहा है मसल में, एक बार जाके मसल कॉन्ट्रैक्शन को आप उससे पढ़ना, किससे, एनसीईआरटी से। दोबारा से मैंने कुछ सिर्फ आपको मेजर स्टेप लिखाए हैं, बाकी मैंने सब डिक्टेट किया है। ठीक है। जैसे कि वहां पे स्टार्टिंग होती है, वहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो सिग्नल आता है या जो स्टिमुलेशन होता है किसका, मसल्स का, वो किसके थ्रू होता है, तो जो सिग्नल भेजते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वाया मोटर न्यूरॉन। पिक्चर में मैंने लिखा दिया है कि जो सिग्नल आ रहा है वो किससे आ रहा है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आ रहा है। वैसे अगर दिमाग लगाओगे तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है। वाया न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जो सिनेप्टिक वेसिकल्स है उसमें भरा हुआ न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर की अगर मैं बात करूं तो एक न्यूरोट्रांसमीटर बड़ा पॉपुलर है, एसिटाइल कोलिन। ये हालांकि मैं अभी बताऊंगा चल के, जब मैं आपको सिनेप्टिक पूरा वेसिकल्स वगैरह, या ये बोलो कि वो सिनेप्टिक जंक्शन वगैरह जो है, ठीक है, साइनेप्सिस वगैरह जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा वहां पे। ठीक है। तो जो एसिटाइल कोलिन है ये बेसिकली क्या करेगा, ये मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से बाइंड करेगा। ठीक है। और वहां पे कैल्शियम को क्या करा देगा, स्प्रेड करा देगा पूरा। बाकी के स्टेप सारे मैं बता चुका हूं। तो एनसीईआरटी से जरूर रीड करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जितनी चीजें मैंने नोट्स में लिखाई हैं उसके बियॉन्ड कुछ चीजें जाती हैं इधर उधर। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली आप चेक कर लो एक बार, शायद कुछ रह जा रहा हो, वैसे रह नहीं जा रहा है। ठीक है। हम आते हैं
स्केलेटल सिस्टम। तो मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन में एक पार्ट हमने पढ़ लिया है, अब दूसरे पार्ट पे चलते हैं। तो जैसे ही हम स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे, दो टाइप के स्केलेटॉन्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। दो टाइप के स्केलेटॉन्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से? एक तो आपके हैं एक्सोस्केलेटॉन, मतलब बॉडी के जो बाहर स्केलेटल सिस्टम है, ठीक है, और दूसरा है एंडोस्केलेटॉन, ठीक है। तो हमको इसके बारे में नहीं पढ़ना, ठीक है। मैं बता देता हूं एक्सोस्केलेटॉन में आपके बॉडी में क्या है, जैसे नेल्स, ठीक है, हेयर, और बताओ अगर मैं मैमल्स में जाऊं तो जो हॉर्न वगैरह है अदर मैमल्स की, ह्यूमन के केस में तो यही है, अब हॉर्न तो बचे नहीं है ना ह्यूमंस पे। तो जो है क्या कहते हैं, ये एक्सोस्केलेटन के पार्ट है। एंडोस्केलेटन का मतलब है ऐसे स्केलेटन जो कहाँ पे प्रेजेंट है, इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट, ठीक है। स्केलेटन जो अंदर प्रेजेंट है इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी, ठीक है। अब ये जो एंडोस्केलेटन है आपका, इसमें दो टाइप के स्केलेटन। जब आप ह्यूमन में एंडोस्केलेटन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो दो टाइप के देखने को मिलेंगे। एक जो अपराइट है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हो, एक्सियल, ठीक है, आपका एक्सियल स्केलेटन। और दूसरा है अपेंडिकुलर, ठीक है, अपेंडिकुलर। तो जो एक्सियल स्केलेटन है, ठीक है, अब इसको देखते हैं। वैसे देखो एंडोस्केलेटन में ह्यूमन के पूरे जो बोन्स हैं, ठीक है, एक स्टेप मिस हुआ है, एक स्टेप कहीं मिस हुआ है, एक मिनट रुकना बच्चे, इसको चेंज करो, जरा सा चेंज करो, अदरवाइज एंडोस्केलेटन में मैं एक ही चीज लेके चल रहा हूँ स्केलेटल सिस्टम को। इसको ये कर लो, एंडोस्केलेटन में दो पार्ट हैं, बोन एंड कार्टिलेज, बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है, बोन एंड कार्टिलेज। और ये जो बोन्स हैं, ये बोन का पार्ट है एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। अगर ह्यूमंस में टोटल बोन्स एडल्ट में बात करोगे तो कितनी प्रेजेंट है, 206 बोन्स है। लिख दो यहाँ पे, ये 206 बोन्स प्रेजेंट है, ठीक है। वो सारी की सारी बोन को आप दो कैटेगरी पे क्लासिफाई कर सकते हो, एक एक्सियल बोन्स और दूसरी अपेंडिकुलर बोन्स, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। एक पॉइंट और नोट डाल के पहले लिख देते हैं, फिर एक्सियल और अपेंडिकुलर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। नोट डाल दो आप यहाँ पे। नोट में आपको क्या लिखना है कि जो बोन्स हैं, बोन्स कैसी होती हैं, हार्ड स्ट्रक्चर, और कार्टिलेज कैसे हैं आपके, सॉफ्ट स्ट्रक्चर। तो ये जो बोन्स आपकी हार्ड है, किसकी वजह से हैं, हार्ड ड्यू टू कैल्शियम साल्ट, ठीक है। ये किसकी वजह से है हार्ड, कैल्शियम साल्ट की वजह से। और जो कार्टिलेज हैं, ये कैसे स्ट्रक्चर हैं, ये थोड़े सॉफ्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, थोड़े सॉफ्ट स्ट्रक्चर, ठीक है। या आप सॉफ्ट ना लिखो, इसको आप पेलिएबल लिख दो तो ज्यादा बेटर होगा, पेलिएबल, ठीक है। और पेलिएबल स्ट्रक्चर क्यों है ये, यहां पे भी इसी तरह का कोई सॉल्ट प्रेजेंट होगा, ड्यू टू, बताओ, बढ़ा चुका हूं तब ये हालत है, कॉन्ड्राइटिन साल्ट। और कॉन्ड्राइटिन क्या, प्रोटीन। अच्छा, बोन्स में कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट है, बहुत कठिन है डगरपन घट की। एमबीबीएस का रास्ता बहुत दूर है, सही है। तो बोन्स आपके जो है क्या कहते हैं, में कैल्शियम साल्ट ओसिन के साथ प्रेजेंट है, यहाँ पे कॉन्ड्राइटिन साल्ट है, ठीक है। तो इस वजह से ये पेलिएबल है, और बोन्स आपके हार्ड स्ट्रक्चर, बोन्स आपके
हार्ड स्ट्रक्चर है। बोन में मैंने बताया कि एक्सियल स्केलेटन है और अपेंडिकुलर, ठीक है। जो एक्सियल स्केलेटन है इनमें कितनी बोन प्रेजेंट है? 80 बोन प्रेजेंट, ठीक है। और जो अपेंडिकुलर है यहाँ पे कितनी बोन प्रेजेंट है आपकी? बाकी की कैलकुलेट कर लो। 126, ठीक है, 126 बोन्स प्रेजेंट। अब आते हैं एक्सियल स्केलेटन पे। एटी बोन्स। क्या चाहते हो, आज एक्स्ट्रा पढ़ाऊं कि ना पढ़ाऊं? अरे जो भी है अंदर दिल के वो बोल देना अच्छा होता है, करना तो मैंने अपनी मर्जी की है, ठीक है। कुछ नहीं रहा दिल में अब। नहीं एक बार मैं भी तो जानना चाहता हूँ कि अंदर चल क्या रहा है। मुझे भी तो सताने में मजा आना चाहिए ना। अगर किसी को दुख ना पहुंचे तो फिर मजा नहीं है। मतलब अब तुम लोग मैंने जो बता दिया है उसका तुम फायदा उठाओगे? जब हम बताएंगे नहीं, अंदर से बहुत दुख हो रहा होगा तब भी हम अपने चेहरे पे आने नहीं देंगे। ऐसा है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट अलोंग द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। मैं बार बार एक ह्यूमन का स्ट्रक्चर बनाया करता हूं, ठीक है। नीचे वाला पार्ट मैं भूल गया, अच्छा ऐसे, हाँ ठीक है। तो ये जो, अरे इतना खुश मत हो, ये जो है ये वाला पार्ट, ठीक है। लिम्स हटा लो, आप लिम्स हटा लो। ये जो ये एक्सिस है ना मेन, ये जो एक्सिस है वो एक्सियल स्केलेटन बनाता है, ठीक है। वो एक्सियल स्केलेटन बनाता है। तो दिमाग में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मैं इस एक्सियल स्केलेटन के कंपोनेंट लिखने जा रहा हूं कि कौन कौन से कंपोनेंट इसके अंदर आएंगे। अरे मैं कोई भी चीज ऐसे करता ही नहीं हूँ। मुझे कोई चीज बताना होता है तभी मैं इस तरह की चीजें करता हूँ, या कोई कमेंट मारना होता है तब मैं पूरी चीजें बताता हूँ, कोई स्टोरी बताता हूँ आप लोगों को। चलो आ जाओ। तो कंपोनेंट में कौन कौन से हैं आपके? या एक मिनट और रुकना, चलो लिख दो। स्कल, ये वाला स्कल हो गया। फिर बताओ। वर्टिब्रल कॉलम, फिर बताओ। रिप्स, फिर इतनी चीजों को पढ़ना है आपको एक्सियल स्केलेटन के अंदर, ठीक है। आ जाओ स्कल उठाते हैं। ये जो आपका स्कल है, अच्छा एक चीज और भी तो बताना ही है कि ये 80 जो है वो कौन कौन सा कितना कितना अपना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, कितनी कितनी बोन्स इसके अंदर आ रही। चलो वहीं पे लिखा देते हैं, ठीक है। चलो बताओ स्कल के अंदर कितने बोन? 20। 22 तो प्रेजेंट है कहां पे? फेसियल प्लस क्रेनियम बॉक्स, 4 + 8। इसके अलावा
7 कहाँ प्रेजेंट? एक यहाँ पे जिसके साथ टंग अटैच है 23, बाकी 2 पेयर ऑफ, या 2 पेयर गलत बोल गया, 1 पेयर ऑफ ईयर ऑसिकल, ठीक है। और एक ईयर ऑसिकल में कितनी बोन? हम नहीं बताएंगे, बोल दो। 3 बोन। तो टोटल मिला के कितनी हो गई? ठीक है, तो यहां पे आप स्कल में टोटल 29 लिखो, बाद में बताता हूं, मैं पूरा डिटेल देता हूं आपको। वर्टिब्रल कॉलम में बच्चे कितनी हैं? 26। आपका रिब्स कितने पेयर हैं? पेयर में लिखना है इसको, ठीक है। 12 पेयर का मतलब 24। और स्टर्नम तो आपका कितना है? 1। जरा कैलकुलेट करो, 80 हो रहे हैं क्या? 29 + 1 30, और 30 प्लस कितने, 24, 26, 50 हो तो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। 24 + 26 कितने हुए? 50। 29 + 1 30, 50 + 30। अभी भी किसी को डाउट है क्या? डाउट हो तो क्लियर कर लेना चाहिए। स्कल, अब स्कल में आपको 2 बोन मिलेंगे। मतलब स्कल में अगर मैं बता रहा हूं कि जो स्कल का मेन पार्ट है वहां पे 22 बोन है, प्लस 7 बोन, मतलब 6 जो है अलग है, 1 अलग है। इस तरह से देखना है आपको, ठीक है। ये जो 22 है ये बेसिकली आपके क्रैनियल प्लस फेसियल बोन्स, ठीक है। तो क्रैनियल बोन्स आपकी टोटल कितनी है? 8। फेसियल बोन्स टोटल कितनी है? 14। तो 14 + 8 मिला के 22। ये जो 6 है आपकी, इसके बाद आपके ईयर ऑसिकल्स हैं, ऑसिकल्स, और एक ईयर ऑसिकल में 3 बोन्स हैं, और ईयर ऑसिकल का नंबर है कितना? 2। दैट मीन्स कि ये सब मिला के कितने हो जाएंगे? 6, ठीक है। एक एक इस साइड में, लेफ्ट साइड में, और एक राइट साइड में, ठीक है। तो 2 ईयर ऑसिकल्स प्रेजेंट हैं, और एक ईयर ऑसिकल में 3 बोन है। कौन कौन सी 3 बोन है ईयर ऑसिकल के अंदर? मैलियस, इनकस, स्टेपस। इसमें से कौन सी सबसे छोटी बोन है? स्टेपस इज स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन, ओके। आपके बॉडी में जो सबसे छोटी बोन है वो कौन सी है? स्टेपस, ईयर ऑसिकल का पार्ट बनाती है। अच्छा, इसमें से हैमर लाइक कौन सी है? इनकस, मैलियस या स्टेपस? हैमर लाइक, हथौड़ा, मैलियस। भूल गए स्ट्रक्चर ईयर का आप लोग? हाँ, बोलो पढ़ाई नहीं है, भूलने की तो बात ही हटा लो आप। भूलते तो वो हैं जो पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये जो 1 है इसको भी लिख दो आप। ये जो 1 है आपका, दिस इज हायर्ड बोन। ये मैं बता चुका हूं एक बार। इसके साथ क्या अटैच होता है? अटैच्ड विथ टंग। और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है इसमें क्या, कि ये एक सिंगल ऐसी बॉडी में बोन है जिसका किसी बोन के साथ अटैचमेंट नहीं, ठीक है। किसी बोन के साथ ये बोन अटैच नहीं, ठीक है। एक मात्र बोन आपके बॉडी में ऐसी है, तो लिख दो यहां पे, लिख दो। ओनली सिंगल बोन विच इज नॉट, क्या हुआ भाई? अटैच्ड विथ एनी अदर बोन, एनी अदर बोन। एक सिंगल बोन ऐसी है जो किसी और बोन के साथ में अटैच्ड नहीं। 14 यहां बैठे हुए हैं,
इधर कितने हैं? 7, 21। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्रैनियल बोन जहां पे लिख रखा है, यहां पे लिख दो कि ये जो क्रैनियल बोन्स हैं दे फॉर्म क्रैनियम। क्या बनाते हैं? क्रैनियम। ठीक है, या इसको क्या बोल सकते हो? ब्रेन बॉक्स। ठीक है, और ये बच्चे है क्या एक्चुअली? हेड के लिए क्या है? प्रोटेक्टिव कवरिंग। ठीक है, आपके हेड को एक प्रोटेक्टिव कवर देता है क्रैनियल बोन। ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाता है क्रैनियम और ब्रेन बॉक्स। चलो आओ, क्रैनियल को बाहर ले आओ जरा सा। क्रैनियल बोन्स। अच्छा, कौन कौन सी बोन्स क्रैनियल के अंदर आएंगी? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एथनोमॉइड है ना? एथनॉइड या एथनोमॉइड? स्पेल करो ये। नंबर बताओ। फ्रंटल ये, ठीक है, यहां से लेके करीब यहां तक पूरा, तो ये सिंगल बोन। ठीक है, इसका नंबर 1। पेराइटल का नंबर 2 है। टेम्पोरल का नंबर भी 2 है। ऑक्सीपिटल का नंबर, और एथेमॉइड एंड स्फिनॉइड। कितना हुआ ऊपर? 2 2 4 2 6। सही तो है? एक मिनट, हाँ सही है। ठीक है, तो ये याद रखना जरूरी है आपको कि फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, एथेमॉइड एंड स्फिनॉइड। अब मुझे थोड़ा सा टाइम दो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्रेनियम में कुछ और बताना है मुझे? नंबर तो अच्छा, एक पिक्चर बनवाना है, क्योंकि जो आपका स्कल होता है, एक पॉइंट लिखो फिर बाद में बात करते हैं। जो स्कल है, ठीक है, ह्यूमन का स्कल, स्पेशली मैं किसकी बात कर रहा हूं? ह्यूमन का। कैसा है ये? डाइकोंडाइलिक। ठीक है, बर्ड्स का कैसा है? मोनोकोंडाइलिक। कैसे पहचानोगे? देख के। अगर किसी का गर्दन पूरा 360 डिग्री पे रोटेट हो रहा है तो वो कैसा होगा? मोनोकोंडाइलिक। अच्छा एक बात बता दो, सपोज कर लो ये 2 मार्कर है मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पे मैं कुछ जो है सॉकेट, इसमें कोई ग्लोबुलर चीज फिट कर रहा हूँ जिसमें क्या है, 2 सॉकेट है, इसमें मैं रख देता हूँ, तो उनका जो मूवमेंट होगा, उनका मैक्सिमम मूवमेंट कितना दे सकते हैं? 180 डिग्री। ठीक है, तभी हम यहां से यहां तक जा पाते हैं। ठीक है, बट अगर ऐसा कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए और इसमें रख दिया जाए तो वो 360। ठीक है, तो इसी वजह से जो आपके बर्ड्स हैं, एप्स, वो क्या है, वो पूरा 360 डिग्री पे रोटेट कर जाएंगे। तो बर्ड्स जो हैं वो मोनोकोंडाइलिक हैं, जबकि आपके ह्यूमंस हैं या एम्फीबियंस हैं वो कैसे हैं?
डाइकोंडाइलिक, ठीक है, डाइकोंडाइलिक। तो मैं इसके बाद बताता हूँ बाकी के पार्ट। 2 पॉइंट मुझे और लिखाने हैं अभी स्कल में। इसके बाद एक तो पिक्चर बनवाना है, पर पिक्चर काफी टफ है और मेरे दिमाग में नहीं है इस समय, तो पिक्चर तो मैं बाद में बनवाऊंगा, अभी नहीं बनवाऊंगा। तुम्हारी क्लास में इतना बकबक क्यों चलता है? हम्म? अच्छा चलो, थोड़ी देर के लिए पढ़ाई से मैं रेस्ट दे देता हूँ आपको। हम्म? कितना खुश हो गए हैं सारे के सारे कि चलो पढ़ाई से रेस्ट दिया जा रहा है। अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा कंटिन्यूअस किस क्लास में आप लोग पढ़ते हो? केमिस्ट्री में? हाँ, तो सर मजाक वजाक कर लेते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, कंटिन्यूअस। तो फिर सबसे ज्यादा मजाक कौन करता है? फिजिक्स? देखो मुझे सब पता है। कैसे पता मुझे? अच्छा, मैंने पूछा थोड़ी है उनसे। अच्छा 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 अच्छा, बता देते हैं सब कुछ। हाँ, तुम्हारा याराना तो मुझे पहले से ही पता है। हम्म। चलो, मैं क्या बोल रहा था? मैं वो तो रेस्ट तो मैं कर ही रहा हूँ अभी। अब उसके लिए बताना क्या है? अरे हाँ बच्चे, उस दिन जो तुम क्वेश्चन लाए थे, वो क्वेश्चन भूल गया। उसका सही है, वो साइटोक्रोम बीसी। एक्चुअली बहुत अप लेवल का क्वेश्चन आपसे कर दिया हुआ है, ठीक है। ये जो साइटोक्रोम बीसी है, ठीक है, इसमें एक क्यू साइकिल रन होती है। क्यू साइकिल रन होती है और क्यू साइकिल से एक एक्स्ट्रा एटीपी बनता है। एक एक्स्ट्रा एटीपी बनता है, ठीक है। तो वो इसीलिए उसने ना आधा अधूरा क्वेश्चन डाल दिया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस लेवल का क्वेश्चन क्यों डालेगा, क्योंकि बेसिकली ये कंटेंट आपको पढ़ने के लिए मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन में जब आप ईटीएस डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है, तो ईटीएस डिटेल में वो बताएगा कि यहाँ पे एक क्यू साइकिल प्रेजेंट है, जो करती क्या है बेसिकली। वो क्यू साइकिल इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि वो चाहती है कि 2 प्रोटॉन मैं एक्स्ट्रा पंप कर सकूं, ठीक है। और जैसे ही 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा पंप होंगे, एक एटीपी एक्स्ट्रा सिंथेसाइज हो जाएगा, ठीक है। तो वो बेसिकली सही था। आंसर आप रट लो इसको, साइटोक्रोम बीसी। जो आपका ये वाला बोन है, कौन सा? ऑसिपिटल, ठीक है। ऑसिपिटल बोन जो है वो इस तरह से प्रेजेंट होता है, इस तरह से प्रेजेंट होता है। आगे का पार्ट मैं नहीं बना रहा हूं, ठीक है। ये पीछे वाला पार्ट है ऑसिपिटल, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो फर्स्ट वर्टिब्री है, क्या नाम है उसका? एटलस। वो आके अटैच होती है, एटलस आके अटैच होती है। तो एटलस, ये जो बेसिकली ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसमें दो इस तरह के प्रोजेक्शन हैं और वो प्रोजेक्शन आके किसकी सॉकेट पे फिट होते हैं? एटलस की सॉकेट पे, ठीक है। इसीलिए डाइकोंडल, क्योंकि यहाँ पे दो प्रोजेक्शन है बेसिकली, और वो दोनों प्रोजेक्शन आके इन्हीं को बोलते हैं, जो प्रोजेक्शन एराइज है इनको बोलते हैं क्या? ऑसिपिटल
कोंडाइल। ये ठीक है, ये जो प्रोजेक्शन अराइजेस है किससे, ऑसिपिटल बोन से, ठीक है, इसको बोलते हैं सॉरी कोंडाइल, ऑसिपिटल कोंडाइल, ठीक है। और ये किसके साथ फिट होता है, फर्स्ट वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, और फर्स्ट वर्टिब्री ऑफ वर्टिब्रल कॉलम इज नोन एज एटलस, ठीक है। इसी वजह से उसको क्या बोलते हैं कि जो स्कल है ह्यूमन का वो क्या है, डाइकोंडाइलिक, ठीक है। ये पिक्चर मैं बाद में बनवाऊंगा क्योंकि मुझे इसका कुछ आगे का पार्ट बहुत याद नहीं है, ठीक है। एक्चुअली मैं अपना टारगेट, जैसे जैसे मुझे पता चलता है कि मैं अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं थोड़ा सुस्त होना स्टार्ट हो जाता हूँ, ठीक है। अब मुझे लग रहा है या तो मैं एक्स्ट्रा लूं तो मैं इसको फिनिश कर सकता हूँ पूरा का पूरा, तब भी पता नहीं फिनिश होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, चांस कम लग रहा है, पर चलो एक्स्ट्रा थोड़ा सा तो लेंगे ही। घर जाना है क्या किसी को, होली के लिए कब कौन घर निकल रहा है, लोकल लोगों को तो जाने का वही नहीं है। यहाँ पे लोकल कितने हैं कोलकाता से, वैसे तुम भी तो लोकल नहीं ही हो, सारा फैमिली यहीं पे है, तब फिर लोकल हो, और बाकी सब बाहर के हैं, तो छुट्टी मिल रही है तो जाना ही चाहिए। तो कब जा रहे हो, आज, मतलब पूरा मैं अच्छा घर से क्लास ले सकते हो, ओके ओके सही है। हम्म। चलो बच्चे थोड़ा सा और पढ़ते हैं, इसके बाद फिर जो है देखते हैं कि एक्स्ट्रा में क्या बनता है, वैसे खत्म नहीं हो पाएगा, काफी है अभी, डिसऑर्डर्स पूरे पड़े हुए हैं, जॉइंट्स पूरे पड़े हुए हैं, तो मुझे लग रहा है आधे घंटे से ज्यादा तो डिसऑर्डर और जॉइंट्स को ही लग जाएगा पढ़ाते। इसके बाद आपकी पूरा एक्सियल वो अपेंडिकुलर पार्ट पड़ा हुआ है, और ये तो जो चल रहा है वही, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डाइकोंडाइलिक लिखा रहा हूँ, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर, ये मैं एक बोन का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाता हूँ, ध्यान दो उस चीज को। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर ये है। ये कौन आवाज निकाल रहा है, डॉगी है क्या, ऑक्यूपिटल कोंडाइल है, सॉरी ऑसिपिटल बोन है, ठीक है। और ये जो निकले हुए हैं दोनों, ये जो प्रोजेक्शन है दोनों के दोनों, ये प्रोजेक्शन है आपके ऑसिपिटल कोंडाइल, दोनों हैं, ठीक है। इनका नंबर आप लिख सकते हो, 2 है, ठीक है, एक ये एक वे, और ये आपका है फर्स्ट फर्स्ट वर्टिब्री, फर्स्ट वर्टिब्री जिसका नाम है एटलस, ठीक है, एटलस। और तो ये दिमाग में आप बना के रखना, ठीक है, जो बेसिकली जो ऑसिपिटल बोन है, ठीक है, ये जो ऑसिपिटल बोन है इसमें 2 प्रोजेक्शन अराइजेस हैं, और ये प्रोजेक्शन इनके साथ आके फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम बैठ जाता है। मतलब आपका जो पूरा हेड है ना वो किसके ऊपर रखा हुआ है, इस वाली वर्टिब्री के ऊपर, या आप नीचे का पूरा पार्ट क्या है, वर्टिब्रल कॉलम। तो पूरा का पूरा आपका हेड जो है इसी में एडजस्ट किया गया है, ठीक है, तब इसकी वजह से आपका इस तरह से मूवमेंट होता है। अभी जैसे ही मैं वर्टिब्रल कॉलम आपको नेक्स्ट पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो फर्स्ट वर्टिब्री है वो तो एटलस है, दूसरी वर्टिब्री आपकी कौन से है, एक्सिस है, ठीक है। तो वो जो है आपका फर्स्ट वर्टिब्रल ये है एटलस, इसको कौन सी बोन बोलते हैं, यस बोन या नो बोन, यस बोन। और दूसरी वाली को, अच्छा, एक बात बताओ, ये कुछ ज्यादा नहीं अच्छा पढ़ रखा तुम लोगों ने,
मैं आज पूछ रहा हूं तो सारा आंसर आ जा रहा है, क्या रीजन? सारा पढ़ रखा हुआ है आप लोगों ने। चलो वर्टिब्रल कॉलम आप स्टार्ट करो। इससे पहले जहां पे आपने हायोट बोन लिख रखा हुआ है, जाओ वापस जाओ जहां पे हायोट बोन लिख रखा हुआ है। अच्छा लिख लो तुम इसको पहले, फिर जहां पे हायोट बोन लिख रखा है वहां पे लिख दो वो किस शेप कैसा है उसका, यू शेप लिख दो। शेप उसका यू शेप, ठीक है? नहीं यू शेप है बेटा, यू शेप। तो जो वर्टिब्रल कॉलम है आपका, यहाँ पे 26, ठीक है, सीरियली अरेंज्ड वर्टिब्री प्रेजेंट, ठीक है? प्रेजेंट कितनी? 26 सीरियली अरेंज्ड वर्टिब्री प्रेजेंट, ठीक है? किस साइड पे? एट डॉर्सल साइड, ठीक है? डॉर्सल पीछे साइड हमारा जो है डॉर्सल, तो डॉर्सल साइड पे 26 सीरियली अरेंज वर्टिब्री प्रेजेंट। अब ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, इस वर्टिब्रल कॉलम में 26 वर्टिब्री को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया, डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया, मतलब जिस पार्ट में प्रेजेंट है उस हिसाब से इसको डिवाइड कर दिया गया। तो आपके कौन कौन से हैं 26 वर्टिब्री में? बताओ सबसे पहले कौन सी है? सर्वाइकल, ठीक है, सबसे ऊपर की तरफ सर्वाइकल, फिर थोरेसिक, फिर लंबर, देन सैक्रम या सैक्रल? नहीं, लंबर के बाद बचे कुछ, लास्ट वाला कौन सा है? नहीं मेरा दिमाग से स्किप हो रहा है। सही है, ऑक्सियल, ठीक है। इनके नंबर लिखो जरा, 7, 12, 5, 1, 1, और इनके साथ जरा सा लिख देना दोनों लास्ट वालों के साथ में। कई सारी बोन है जो फ्यूज करके एक सिंगल बोन बना दी, कई सारी बोन्स हैं जो फ्यूज हो गई हैं और सिंगल बोन बना दिया। तो इसको आप याद इस तरह से कर सकते हो, 7,12,500, इस तरह से, ठीक है? 7 आपके सबसे पहला, ठीक है, देन 12 आपकी थोरेसिक, देन आपकी लंबर, फिर देन इस तरह से आप याद कर सकते हैं, ठीक है? सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर। अब ये जो सर्वाइकल है, इसमें सर्वाइकल में आप 2 याद कर लो, इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक आपका फर्स्ट, सेकंड, बस यही याद कर लो, ठीक है? फर्स्ट आपकी कौन सी है? एटलस है, हालांकि एनसीईआरटी में इतना भी बहुत मेंशन नहीं है, ठीक है? सेकंड क्या है? एक्सिस, ठीक है? फर्स्ट एटलस है, सेकंड एक्सिस है, ठीक है? तो ये 26 है आपकी, ये आपकी 26 सीरियली अरेंज्ड है, ठीक है? अब ये जो वर्टिब्री है, वर्टिब्री के बीच में एक कैनाल प्रेजेंट, ठीक है? वर्टिब्री जो है बीच से क्या है? हॉलो है, ठीक है? और वो बेसिकली हॉलो है, उस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? न्यूरल कैनाल, ठीक है? तो आप इस तरह से लिख सकते हो, each
vertebrae is hollow from inside and form न्यूरल कैनाल। मतलब सब मिलके क्या बनाती है, सारी की सारी मिलके क्या बनाती है, न्यूरल कैनाल। ये जैसे मैं आपके लिए यहाँ पे जैसे इस तरह से मैं वर्टिब्री बना दे रहा हूँ और मैं ये बोल रहा हूँ कि वो जो बेसिकली खाली प्लेस है वो उधर की तरफ है, ठीक है। ये आपकी इस तरह से अटैच होती चली जाएंगी या इस तरह से अटैच होती चली जाएंगी, ठीक है। और यहाँ से पूरा एक कैनाल डेवलप होती चली जाएगी, पूरी कैनाल। और ये जो न्यूरल कैनाल है इससे क्या करती है, इससे क्या पास होती है, स्पाइनल कॉर्ड पास थ्रू इट। इससे आपका इसका स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, ठीक है। या ये बोल सकते हो कि जो वर्टिब्रल कॉलम की जो अंदर कैविटी है, ठीक है, वो इसको क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे जो क्रेनियम है, क्रेनियम आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो भी नर्वस सिस्टम है, मोस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट है, हेड में प्रेजेंट है, ठीक है। तो उसको क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन। तो उसी तरह से जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड को क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। ठीक है, प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम। बेसिकली न्यूरल कैनाल इज द पार्ट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। एक पूरी कैनाल डेवलप हुई है। अच्छा, ये जो बीच में मैंने स्पेस बताया यहाँ पे, ये वाला, ये यहाँ पे एक डिस्क प्रेजेंट होती है, ठीक है। कौन सी डिस्क है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। यहाँ पे आपका इंटर वर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होती है। वो बोलते हैं ना कि डिस्क खिसक गई है, स्लिप कर गई, ठीक है, स्लिपेज इन डिस्क, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हेल्थ के रिस्पेक्ट में देखो, ठीक है। तो वो बेसिकली यही जो वर्टिब्री है, वर्टिब्री के बीच में जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, इसी की बात करता है, इसी की बात करता है, ठीक है। ये कब होता है, जब आप यंग होते हो, जोश बहुत ज्यादा होता है और आप किसी भारी चीज को उठाने की कोशिश करते हो जो कि आपकी औकात नहीं है। तो उस समय जनरली ऐसा होता है, क्योंकि बॉडी अगर सही मायने में देखो तो बॉडी किसी चीज को उठाने के लिए नहीं बनी हुई है ना, कि आप जो है वो तो मजबूरी है, जिसको काम करना है वो करेगा काम, ठीक है। अगर किसी का काम जो है बोझा ढोना है तो वो ढोएगा, बट एक्चुअली बॉडी उस चीज के लिए बनी नहीं है। तो अगर उसमें उसके लिमिट से ज्यादा कोई चीज डाला गया तो उसमें प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो मैं अभी फिलहाल के लिए यहीं पे स्टॉप करूंगा और हम मिलेंगे एग्जैक्ट 3, आज जल्दी छोड़ रहा हूँ, 102 है, ठीक है। तो ज्यादा देर का नहीं लेंगे आज, 45 मिनट, 3:45 के आसपास होगा। तो आप